भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई और सबसे आखिर तक कौन रही? दिलचस्प बात यह है कि दोनों का जवाब एक ही है, पुर्तगाली। तो चलिए आज हम उनकी महत्वाकांक्षा, तकनीक और व्यापार की उस कहानी को समझते हैं जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे पहले ये सवाल, आखिर मसालों में ऐसा भी क्या था? मतलब क्यों यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें पूरब तक पहुंचने के लिए, एक नया समुद्री रास्ता खोजने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। 15वीं सदी के यूरोप में उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भारत से मसाले मंगाना एक बहुत ही मुश्किल, लंबा और बेतहाशा महंगा काम हो चुका था। हुआ यह था कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद मिस्र और फारस की अरब ताकतें बिचौलिए बन गई। लेकिन असली गेम चेंजर था 1453, जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। बस इसके बाद तो यूरोप के लिए जमीन और समुद्र दोनों रास्ते लगभग बंद हो गए। नतीजा, मसालों की कीमतें तो मानो आसमान छूने लगी। तो ऐसे मुश्किल माहौल में एक छोटा सा देश इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आया, पुर्तगाल। पर सोचने वाली बात है ना कि इतने बड़े यूरोप में पुर्तगाल ही क्यों? असल में इसके पीछे 3 वजहें थीं। एक, पुनर्जागरण की नई सोच जिसने लोगों में खोज करने का जुनून जगाया। दूसरा, जहाज बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी जिसने लंबी समुद्री यात्राओं को मुमकिन बनाया। और तीसरा और सबसे जरूरी, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे दूरदर्शी राजा का पूरा सपोर्ट। और फिर तो जैसे एक रेस ही शुरू हो गई। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंचे, लेकिन असली कामयाबी मिली ठीक 10 साल बाद। 1498 में जब वास्को डी गामा एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद की मदद से भारत के कालीकट तट पर उतरा। कमाल है ना, एक स्थानीय पायलट ने ही यूरोप को भारत का रास्ता दिखाया। और फिर तो देखिए, 2 साल के अंदर ही 1500 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री भी लग गई। अब भारत का समुद्री रास्ता एक हकीकत था। लेकिन पुर्तगाली सिर्फ मसाले खरीदने नहीं आए थे, उनका इरादा बहुत जल्द साफ हो गया। वो व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे और फिर उसी ताकत के दम पर यहां शासन करना चाहते थे। ये एक लाइन उनकी पूरी रणनीति बता देती है, व्यापार की सुरक्षा। बस इसी बहाने से उन्होंने स्थानीय राजाओं से अपने ठिकानों की किलेबंदी करने की इजाजत ले ली। ये एक ट्रेडर से रूलर बनने की तरफ उनका पहला और सबसे चालाक कदम था। भारत में जो पहले पुर्तगाली गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वो एक बड़ी दिलचस्प पॉलिसी लेकर आए, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब था, जमीन पर किले बनाने से ज्यादा जरूरी है समुद्र पर राज करना। उनका मकसद हिंद महासागर को एक पुर्तगाली झील बना देना था, जहां उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी न हिले। अल्मेडा ने तो नींव रखी थी, लेकिन इस पर साम्राज्य की इमारत खड़ी करने वाला कोई और था। 1509 में सीन में एंट्री होती है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की। इसी शख्स को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट माना जाता है, और इसने आते ही पुर्तगाली इरादों को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। अल्बुकर्क का प्लान एकदम साफ था। उसने कार्तेज नाम का एक परमिट सिस्टम शुरू किया, मतलब एक तरह का लाइसेंस राज। बिना परमिट के कोई जहाज व्यापार नहीं कर सकता था। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया, जो सदियों तक उनका मेन अड्डा बना रहा। लेकिन वो सिर्फ जमीन नहीं जीत रहा था, वो समाज भी बदल रहा था। उसने सती प्रथा पर रोक लगाई, पर साथ ही पुर्तगाली मर्दों को स्थानीय औरतों से शादी के लिए बढ़ावा दिया। मकसद था एक ऐसी वफादार आबादी तैयार करना जो हमेशा पुर्तगाल के साथ रहे। और ये सिलसिला अल्बुकर्क के बाद भी नहीं रुका। गवर्नर नीनो दा कुन्हा ने हेडक्वार्टर को गोवा शिफ्ट कर दिया और बसीन और दीव जैसे जरूरी बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया। अब भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की पकड़ लोहे जैसी मजबूत हो चुकी थी। ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में जरूर आता है ना, कि पुर्तगाल जैसा एक छोटा सा देश आखिर कैसे इतने बड़े हिंद महासागर पर अपना दबदबा बना पाया? क्या राज था उनकी इस कामयाबी के पीछे? उनकी सफलता के पीछे कई वजह थीं। सबसे बड़ी थी उनकी नेवल पावर। उनके पास तोपों वाले ऐसे जहाज थे जिनका कोई मुकाबला ही नहीं था। दूसरी तरफ हिंद महासागर में उन्हें टक्कर देने वाली कोई बड़ी नेवी थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त मैदान में कोई दूसरा यूरोपीय खिलाड़ी था ही नहीं। उनके लिए तो पूरा मैदान खाली था। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। पुर्तगालियों की कहानी में भी एक ट्विस्ट आया, जब हिंद महासागर में एक नए और कहीं ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी ने एंट्री मारी। इसी बीच यूरोप में एक और समुद्री ताकत बहुत तेजी से ऊपर उठ रही थी। एक ऐसी ताकत जिसकी नजरें भी अब पूरब के इन्हीं खजानों पर थी, और वो थे अंग्रेज।
जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ पुर्तगाली पहले से ही अपनी जड़ें जमा चुके थे। उन्होंने मुगल दरबार में अपने असर का पूरा इस्तेमाल किया ताकि अंग्रेजों को रोका जा सके। 1608 में जब विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो पुर्तगालियों ने बहुत रुकावटें डाली, लेकिन आखिरकार 1612 में अंग्रेजों को व्यापार करने की इजाजत मिल ही गई और बस यहीं से पुर्तगालियों के एक छत्र राज का अंत शुरू हो गया। अंग्रेजों के आने और मुगलों से बिगड़ते रिश्तों का असर यह हुआ कि शाहजहां के दौर तक आते आते भारत के ज्यादातर हिस्सों से पुर्तगालियों की ताकत लगभग खत्म हो गई। उनका जो विशाल समुद्री साम्राज्य था वो अब सिकुड़कर बस गोवा, दमन और दीव तक ही रह गया था। लेकिन इसके बावजूद ये कहावत पुर्तगालियों की कहानी को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले। वो 1498 में आए और 1961 में गए। सोचिए जरा, लगभग 450 साल का लंबा सफर। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है। भारत में आने वाले पहले और जाने वाले आखिरी यूरोपीय होने के नाते पुर्तगालियों ने अपनी इस लंबी विरासत में आखिर भारत को क्या दिया और भारत से क्या लिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के भारत में भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है।